BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। इंडिया में बैंक फ्रॉड के सबसे बड़े केस में $2.25 अरब की खुर्द-बुर्द के बाद मुल्जिम के मुल्क से फरार होने पर हुकूमत इल्जामात की जद में। यहां तक भी कहा गया कि ये फ्रॉडस्टर पैसे लेकर भाग जाएंगे। तो पूरी मोदी सरकार क्या कर रही थी? तिब्बत में बुद्ध मत की सबसे मुक़द्दस खानकाह में लगी आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन 1000 साल से भी पुरानी इस इबादतगाह को कितना नुकसान पहुंचा? और देखिएगा कि मौसीकी डिमेंशिया या निस्यान के इलाज में कैसे मददगार साबित हो सकती है। इंडिया में मरकजी तफ्तीशकार बैंकिंग के अब तक के सबसे बड़े फ्रॉड की तफ्तीश कर रहे हैं। सरकर्ता अरबपति जौहरी नीरव मोदी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सरकारी मिल्कियत के पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी के जरिए 11,500 करोड़ रुपए यानी $2.25 अरब निकाल लिए और उनकी अदायगी नहीं की। नीरव मोदी अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ मुल्क से फरार हो गए हैं, जबकि बैंक के बाज़ एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है। हुकूमत का कहना है कि फ्रॉड करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपोजिशन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत से कुर्बत के सबब मुल्जिमान फ्रॉड करने में कामयाब हुए। दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट। इंडिया के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड का मामला जनवरी के आखिर में सामने आया। बैंक के कुछ एहलकारों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन 11,300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के असल मुल्जिम नीरव मोदी मुल्क से जा चुके हैं। नीरव मोदी एक सेलिब्रिटी डायमंड ज्वेलर हैं। उनके खरीदारों में हॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स शामिल हैं। नीरव मोदी एक ऐसा नविश्वासु नाम हो गया था मार्केट के अंदर, और उसकी जो ज्वेलरी बना था, उसकी जो डिजाइनिंग, उसकी जो फिनिशिंग और उसका जो ज्वेलरी का जो रुआब था, जो देखने से लोग इतने मोहित हो जाते थे कि नहीं भी आज अपने को ब्रांडेड ज्वेलरी खरीदनी तो नीरव मोदी की खरीदे। नीरव मोदी और उनके मामू मेहुल चोकसी हीरे के कारोबार में पार्टनर हैं और उनका शुमार मुल्क के सरकर्दा अरबपतियों में होता है। बैंक वाले लोग शायद MRP देख के उनको शायद पैसा देते होंगे, तो इस तरह से मुझे लगता है झोल दुनिया को, बैंकों को चूना लगाने का काम किया। आज इनको ये भागने की नौबत आई। आज 11,500 करोड़ नहीं, मैं तो मानता हूँ शायद 25,000 करोड़ तक का भी आंकड़ा पहुँच सकता है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत से मुल्जिमों की कुर्बत के सबब ही इतना बड़ा फ्रॉड मुमकिन हो सका है। प्रधानमंत्री जी, सेबी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, आप सबको, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप सबको पता था। यहां तक भी कहा गया कि ये फ्रॉडस्टर पैसे लेकर भाग जाएंगे। तो पूरी मोदी सरकार क्या कर रही थी? किसको संरक्षण दे रही थी? मोदी हुकूमत के दौर में यह तीसरा मौका है जब सरकर्दा अमीर लोग हुकूमत को अरबों का नुकसान पहुंचाकर मुल्क से फरार हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अभी तक खामोश हैं, लेकिन बैंक के अब तक के सबसे बड़े फ्रॉड से सरकारी बैंकों के निज़ाम के बारे में तो सवाल उठे ही हैं। इससे हुकूमत की छवि भी खराब हुई है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। और इसी बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है नामनिका शकील अख्तर। शकील, $2.25 अरब, ये कोई छोटी रकम तो नहीं है। एक सरकारी बैंक में इस तरह का फ्रॉड मुमकिन कैसे? जी हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है और ये एक ही बार में नहीं निकाली गई है। पिछले 2-3 सालों में निकाली गई है। ये ज़रूर है कि पिछले 1 साल 1.5 साल में ज़्यादा पैसे निकाले गए, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो यहाँ का बैंकारी का जो निज़ाम है, इसमें कहीं न कहीं पर बहुत ज़बरदस्त ख़ामियाँ हैं, इसमें काफ़ी नक़्स हैं जो धीरे धीरे, चूँकि अब खुली मईशत की तरफ इंडिया जा रहा है, तो सरमायादाराना निज़ाम में जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो पता चलता है कि इसमें कमियाँ क्या हैं। और अभी तक किसी को भी ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर इतने बड़े फ्रॉड को आखिर कैसे डिटेक्ट क्यों नहीं किया सका, इसको देखा क्यों नहीं जा सका। अच्छा शकील, मोदी हुकूमत का जहाँ तक सवाल है, ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वो ख़ुद को हमेशा एक शफाफ और ईमानदार क़यादत की तरह उन्होंने ख़ुद को पेश किया है।
इस सब का उस छवि के लिए, उस इम्प्रेशन के लिए क्या मतलब है? बिल्कुल मोदी हुकूमत की बड़ी ये कॉन्शियस, बड़ी शऊरी कोशिश रही है कि वो अपनी हुकूमत को एक साफ़ व शफ़ाफ हुकूमत के तौर पर पेश कर सकें। लेकिन देखिए, यहाँ इंडिया में अभी भी जो निज़ाम है इलेक्शंस का, उसमें जो फंडिंग होती है वो सनतकारों की तरफ से आती है, इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आती है, और वो यकीनन उसका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर ये बहुत दिनों से ये डिबेट है कि इलेक्शन की जो फंडिंग है वो यहाँ पे तमाम बदउनवानियों की जड़ है। तो लोगों का ये कहना है कि चूँकि ये सनतकार इसमें चंदा देते हैं, पैसा देते हैं सियासी जमातों को, इसलिए वो कहीं न कहीं, चाहे वो करप्शन के ज़रिए या ज़रूरी नहीं कि सारे सनतकार हों, लेकिन कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो शायद एक वजह ये भी है कि इस तरह की बदउनवानी अक्सर नज़र आती है। अच्छा शकील, हालिया बरसों में अगर देखा जाए तो विजय माल्या, फिर ललित मोदी, अब नीरव मोदी, ये तीसरा केस है जहां करप्शन के एलिगेशंस के बाद जो मुलजिम हैं वो फ़रार हो गए। इन्हें पकड़ना इतना मुश्किल क्यों साबित हो रहा है? देखिए, ये इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि पहले तो जब तक ये कई हज़ार करोड़, तकरीबन $2 बिलियन, $3 बिलियन जब तक ये लूट नहीं लेते, तब तक पता नहीं चल पाता, और जब तक इनके बारे में मालूम होता है तब तक ये मुल्क से अपनी फैमिली के साथ और सारे जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं और अपने पैसों के साथ निकल जाते हैं। और चूँकि ये पूरा निज़ाम इतना पेचीदा है कि किसी को पकड़ कर लाना और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाना बड़ा तवील अमल है, और अभी तक हिंदुस्तान में इस तरह का निज़ाम डेवलप नहीं हो पाया है। इसी वजह से सारे मुलजिम गिरफ्त से निकल जाते हैं। दिल्ली से शकील अख्तर, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आइए अब देखते हैं इस मौजू पर सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है। रोहित मारू लिखते हैं, हम कुत्तों की तरह काम करते हैं और टैक्स अदा करते हैं, और नीरव मोदी जैसे लोग हमें लूट लेते हैं। सुरेश कोचीटल लिखते हैं, नए अरबपति बैंकों को लूट कर इसलिए गायब हुए हैं क्योंकि डीमोनेटाइजेशन ने निज़ाम में से काला धन ख़त्म किया और अब उनके पास पैसे वापस करने को नहीं। मदन लुखांडे लिखते हैं, नीरव मोदी के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अरब इमारात में केस क्यों नहीं दर्ज करते, वो वहाँ भी हीरे बेचता था, वहाँ बआसानी पकड़ा जाएगा। और लोकेश शर्मा लिखते हैं कि अवाम इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि मरकज़ को ये पता ही नहीं था कि नीरव मोदी सरकारी बैंक को ज़ाती ख़जाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। तिब्बत में वाक़ बौद्ध मत की सबसे मुक़द्दस खानकाह में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है, और चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक चोखांग नामी इस खानकाह को ज़ायरीन के लिए दोबारा खोल दिया गया है। लेकिन बैरून मुल्क मुकीम तिब्बत के शहरियों के मुताबिक चीनी हुक्काम खबर को सेंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। तफसील के साथ अथर काज़मी। इंटरनेट पर शेयर की गई इन तस्वीर में खानकाह की इमारत में लगी आग को देखा जा सकता है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और बौद्ध खानकाह की इमारत को लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। अभी वाज़ेह नहीं है कि इस 1000 साल पुरानी खानकाह को आग के नतीजे में कितना नुकसान पहुंचा है। सरकारी रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि खानकाह के किस हिस्से में आग लगी थी। चीन तिब्बत के मामले में बहुत हसास है। इतलात के मुताबिक हुकाम आग की खबर को समाजी राब्तों की साइट्स पर फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर को उतारा जा रहा है। आप उम्मीद करते हैं कि ये एक ऐसा मामला है जहां हुक्काम लोगों को बाखबर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बरक्स पिछले 24 घंटों में कोई खबर बाहर नहीं आई। इस आग के लिए चीन को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो इस पर जल्द काबू पाने में नाकाम रहे, जो उनकी साख के लिए अच्छा नहीं है। और यकीनन इससे बौद्ध मत के पैरोकारों के साथ चीन के ताल्लुकात भी मुतासिर होंगे। तिब्बत के बौद्धों की नज़र में ये सबसे मुक़द्दस खानकाह है, जहां मजहबी रसूमात की अदायगी को बहुत अफजल समझा जाता है। सऊदी अरब का कहना है कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका और बरतानिया की मुजवज़ा करारदाद की हिमायत करेगा। जर्मनी के शहर म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ मुजवज़ा करारदाद मंजूर हो गई तो उससे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की बरामदात रोकने में मदद मिलेगी। शाम के सरकारी टीवी के मुताबिक तुर्क अफवाज की जानिब से शामी कुर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाई में कुर्दों की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए आज हुकूमत नवाज फोर्सेस कुर्दों के ज़ेर कंट्रोल इलाके आफरीन में दाखिल होंगी। इस हवाले से कुर्द मिलिशिया और शामी अफवाज के माबैन इत्तफाक को एक मुआहिदा हुआ था।
ईरानी ज़राए इब्लाग के मुताबिक इमदादी कारकुनों ने इतवार को गिरकर तबाह होने वाले मुसाफिर तैयारे का मलबा ढूंढ लिया है। इत्तलात के मुताबिक तैयारे का मलबा दिना के पहाड़ी सिलसिले से मिला। इस हादसे में तैयारे में सवार तमाम 60 अफराद हलाक हो गए थे। और आइसलैंड की पार्लियामान में पेश किए गए एक नए कानूनी मसवदे के तहत लड़कों के खतने पर पाबंदी मुतारिफ कराने का मुतालबा किया गया है। कानूनी मसवदे के मुताबिक किसी भी मजहबी या सकाफती वजह से खतने कराने वाले वालिदैन को 6 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। मुसलमान रहनुमाओं ने इस कानून को मजहबी आज़ादी के मुनाफी करार दिया है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि ईरान को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देने के बाद इसराइल और ईरान में जारी कशीदगी क्या रुख इख्तियार कर सकती है। No doubt, Mr. Zarif will brazen... और बरतानिया में एक तहकीक के मुताबिक डिमेंशिया या निस्यान का इलाज मौसीकी से किया जा सकता है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़ की। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के बारे में कहा है कि वो हमारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। म्यूनिख में खिताब करते हुए उन्होंने ईरान पर मशरिक़ वस्ता में शिद्दत पसंदी के ज़रिए अपने असर रसूख में इजाफ़ा करने का इल्ज़ाम लगाया। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को मुतनब्बे किया है कि इसराइल के अज़्म को अगर आजमाया गया तो वो कार्रवाई करेगा। BBC की चीफ रिपोर्टर लीज़ ड्यूसेट की रिपोर्ट पेश कर रही हैं नुसरत जहां। मशरिक़ वस्ता जैसे गैर मुस्तहकम खित्ते में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदा ताल्लुकात हमेशा से धमाका खेज रहे हैं। इसराइल ईरान को अपने सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखता है और मगरबी ताकतों और ईरान के दरमियान होने वाली न्यूक्लियर डील की मजम्मत भी करता है। अब दोनों ममालिक के दरमियान जारी ये कशीदगी इसराइल शाम सरहद पर जारी तनाज़े की वजह से मजीद संगीन होती जा रही है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने म्यूनिख में जारी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस को ईरान के हवाले से अपने खदशात पेश करने के लिए इस्तेमाल किया। No doubt, Mr. Zarif will brazenly deny Iran's nefarious involvement in Syria. मुझे कोई शक नहीं कि मिस्टर ज़रीफ शामी तनाज़े में ईरान के मुलव्वस होने की नफ़ी करेंगे। ईरान ने इस बात की भी तरदीद की है कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल के फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन भेजकर इसराइल के ख़िलाफ़ जारियत की। हमने इस ड्रोन को मार गिराया और ये है इसका वो हिस्सा जो बच गया। Or what's left of it after we shot it down. ये उस ड्रोन की फुटेज है जो कि बकौल इसराइल ईरान ने उनके फ़िज़ाई हुदूद में गुज़िश्ता हफ्ते भेजा। इसराइली जेट तैयारों ने इस मुबैना दरअंदाजी का जवाब शाम में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाकर दिया, लेकिन शामी अफ़वाज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली जेट तैयारा मार गिराया। ऐसा कई दहाइयों बाद हुआ है कि कोई भी इसराइली जंगी तैयारा इसके दुश्मनों ने मार गिराया हो। जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने म्यूनिख में खिताब किया तो उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर को कार्टून सर्कस करार दिया। The audience for a cartoonish circus. और जवाबन कुछ ऐसा कहा। Israel uses aggression. इसराइल जारहियत को अपने पड़ोसियों के खिलाफ एक रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है और अब जब शाम ने उसके एक तैयारे को मार गिराया है तो ऐसे शोर मचाया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी तबाही हो गई है। A disaster has happened. इसमें कोई शक नहीं कि तैयारे का गिराया जाना शाम में जारी तबाहकुन तनाज़े में एक नया मोड़ है और गुज़िश्ता चंद हफ्तों से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। रूस, अमेरिका और तुर्की सबकी फ़ौजें शाम में मौजूद हैं और हर कोई मुख्तलिफ मुहाज़ों पर लड़ रहा है। कोई भी नहीं चाहता है कि इलाकाई ताकतों में जंग हो, लेकिन इस बात का ख़तरा एक हकीकी ख़तरा है और इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लीज़ ड्यूसेट की रिपोर्ट। आइए देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। आइसलैंड मर्दों के खतने पर पाबंदी का हुकूमती मंसूबा, यहूदी और मुसलमान नाराज़। पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल होने वाली टीमों की क्या सूरत हाल है और सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के ख़िलाफ़ करारदाद की हिमायत करेगा। इन खबरों में क़ारीन बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ बरतानिया में एक नई तहकीक सामने आई है जिसके मुताबिक मौसीकी डिमेंशिया या निस्यान के मर्ज़ में मुब्तला लोगों के लिए खासी मददगार हो सकती है। अंदाज़न 8.5 लाख बरतानवी इस बीमारी में मुब्तला हैं, जबकि सारी दुनिया में तकरीबन 5 करोड़ लोग डिमेंशिया का शिकार हैं। को मौसीकी उनकी मदद कर सकती है, लेकिन अक्सरियत इस मदद से महरूम है। तफसील के साथ ज़फ़र सैयद।
आप लोगों को जिंदगी की जानिब लौटते और उनकी इज्जत नफ्स को बढ़ते देखते हैं। जनूबी लंदन में बूढ़ों की ये टोली हर हफ्ते जमा होती है। ये वो लोग हैं जिनमें डिमेंशिया की तशखीस हुई है। यहाँ जमा होकर वो महसूस करते हैं कि वो सब एक बराबर हैं। हर शख्स दूसरे की मानंद हर काम कर सकता है, बल्कि शायद दूसरे से बेहतर। मेरा बाप, आप खुद देखें कितना खुश है, वो मुस्कुराते रहते हैं। ये तो बहुत अरसे से मालूम है कि मौसीकी निस्यान के मरीजों के लिए बहुत मददगार है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए तो मौसीकी दस्तयाब ही नहीं है। इंटरनेशनल लॉन्जेविटी सेंटर ने इस नौइयत की अब तक की सबसे बड़ी तहकीकी रिपोर्ट बरतानवी पार्लियामान के सामने पेश की है और डिमेंशिया के मरीजों की मौसीकी तक मुल्कगीर रसाई के लिए तजावीज़ भी दी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मिलजुल कर सिर्फ मौसीकी सुनना भी डिमेंशिया के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 10 से 30 बरस की उम्र में आपकी मौसीकी की याददाश्त बेहतर होती है। अगर आपके रिश्तेदारों में कोई डिमेंशिया का मरीज है तो चाहे वो गुफ्तगू से कासिर हो, उनकी 10 से 30 बरस की उम्र का जायजा लें। हो सकता है कि आपको उस उम्र में उनकी पसंदीदा मौसीकी का पता चल जाए। इससे इन्हें बहुत फ़ायदा हो सकता है। डिमेंशिया की मरीजा डॉट के शौहर जॉर्ज के मुताबिक मौसीकी ने तो उनकी ज़िंदगी ही बदल डाली है। मैं जब उससे कहता हूँ कि हम मौसीकी की महफिल में जा रहे हैं तो वो मुझसे कहती है कि जल्दी करो, इंतज़ार नहीं हो रहा। 30 बरस पहले मौसीकार पाल हार्ड कासिल ने एक और मसले की तरफ तवज्जो दिलाई थी, यानी मौसीकी से जंग वियतनाम के मुतासरीन का इलाज। उनका अब म्यूज़िक इंडस्ट्री से मुतालबा है कि वो डिमेंशिया के मुतासरीन की मदद भी करें। ये बात बहुत अहम है कि मौसीकी के इस्तेमाल का कोई किसी नई दवा की आजमाइश नहीं है। मौसीकी का मौसर होना साबित हो चुका है। म्यूज़िक इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि वो ये मदद कर भी सकती है और मेरे ख्याल में उसे ऐसा करना भी चाहिए। और इस मकसद के लिए पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि ज़्यादा लोगों की मदद के लिए मौसीकी की मदद करें। आखिर में आपको याद दिलाते चलें, आज सरबीन का अहम मौजू था इंडिया में बैंकिंग के सबसे बड़े फ्रॉड केस के सियासी असरात। सरकर्दा अरबपति जौहरी नीरव मोदी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सरकारी मिल्कियत के पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी के जरिए $2.25 अरब खुर्द बुर्द किए और मुल्क से फरार हो गए। अपोजिशन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत से कुर्बत के सबब मुल्ज़िमान फ्रॉड करने में कामयाब हुए। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।
ليتأكد لنا أن كل شيء على ما يرام.